हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल नॉलेज मंत्रा के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो स्टडी आप लोग कर ही रहे हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि एग्ज़ाम वैसे भी बहुत नज़दीक आ चुके हैं। पता नहीं जो है आयोग कब एक्टिव हो जाए और कब जो है आपके एग्ज़ाम की डेट को घोषित कर दे, ठीक है। तो इसलिए आप लोग लगातार लगे रहिए। आप लोग ये मत देखिए, आप लोग ये सोचिए कि हमें इतना टाइम मिला है तो उसका हम बेहतर तरीके से यूज़ करें, ठीक है। आप उसमें मत रहिए कि जब आयोग एक्टिव होगा तब हम एक्टिव होंगे, आपको पहले से एक्टिव रहना पड़ेगा। ओके, तो चलिए, हम लोगों ने कल क्या पढ़ा था, ये सारी बातें थी। कल हम लोगों ने कंप्लीट किया था दिल्ली सल्तनत में लोधी वंश, यानी लोधी वंश में जो है बहलोल लोधी, जो कि लोधी वंश का संस्थापक होता है, इसके बारे में हमने पर्टिकुलर इसके जीवन के बारे में जाना। इसके प्रमुख अभियान कौन कौन से थे, इसके बारे में हमने आपसे डिस्कस किया था, ठीक है। यानी कि बहलोल लोधी के बारे में हम आपसे A to Z डिस्कस कर चुके हैं। जो भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनने वाले हैं उनके बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आज हम लेकर के आए हैं सिकंदर लोधी, यानी सिकंदर लोधी जो है बहलोल लोधी का पुत्र होता है। बहलोल लोधी की मृत्यु के बाद सिकंदर लोधी गद्दी पर बैठता है। ओके, तो आज हम पर्टिकुलर सिकंदर लोधी के बारे में आपसे डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर हम बात करते हैं सिकंदर लोधी के बारे में, तो अगर सिकंदर लोधी की बात करें कि सिकंदर लोधी ने कब से कब तक शासन किया, तो 1489 से लेकर के 1517 ईस्वी तक इसने जो है दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर राज किया। ओके, इतनी बात क्लियर हुई। अगर हम इसके मूल नाम की बात करते हैं तो सिकंदर लोधी का जो मूल नाम था वो क्या था, निज़ाम खां था। और इसके उपनाम की बात करते हैं तो इसका उपनाम था गुलरुखी। क्या नाम था? गुलरुखी नाम था। और इसी नाम के साथ ये क्या लिखता था, इसी उपनाम के साथ जो है ये कविताएं लिखा करता था। ओके, क्लियर हुआ ना। क्या है कि इस जो है इसका जो गुलरुखी उपनाम था, इसी उपनाम के साथ ये जो है कविताएं लिखा करता था। अगर हम राज्याभिषेक की बात करें कि इसका राज्याभिषेक कहाँ पर हुआ था, तो राज्याभिषेक कुश्क ए फिरोज़, यानी कि ये क्या था, फिरोज़ शाह का जो है शिकार भवन था। यानी फिरोज़ शाह शिकार करने के बाद जिस भवन में लौट करके आता था वहाँ पर इसने क्या कराया था, राज्याभिषेक कराया था। ओके, क्या कराया था इसने, राज्याभिषेक कराया था। और इसने क्या किया था, ये राज सिंहासन यानी राजपद ग्रहण करने के पूर्व जो है दिल्ली में सूफी समाउद्दीन के दर्शन किए थे। ओके, दिल्ली में एक मकबरा था जो कि सूफी समाउद्दीन के नाम से जाने जाते थे। अपने सिंहासन प्राप्त करने के पूर्व इसने जो है दर्शन किए थे। ओके, तो हमने आपको बताया था। और किस शासक ने जो है इसने गद्दी पर बैठने के पूर्व जो है सूफी समाउद्दीन के दर्शन किए थे। लेकिन दिल्ली सल्तनत का कौन सा ऐसा शासक था जिसने जो है अजोधन के बाबा गजशकर के दर्शन किए थे सिंहासन पर बैठने के बाद? जो है किसने किया था, तो वो किया था फिरोज़ शाह तुगलक। फिरोज़ शाह तुगलक जो था, आपको कंपेयर करना है इन दोनों में, तो ये कौन है, सिकंदर लोधी है। सिकंदर लोधी सिंहासन पर बैठने के पूर्व इनके दर्शन करता है, किंतु फिरोज़ शाह तुगलक जो है सिंहासन पर बैठने के बाद सबसे पहले अजोधन में जो है बाबा गज-ए-शकर का मकबरा है, इनके मकबरे में जा कर के इसने जियारत किया था। किसने? फिरोज़ शाह तुगलक ने। तो ये आपको कंपेयर करके पढ़ना है कि अगर आपके समक्ष क्वेश्चन आ जाता है इसके बारे में, सिकंदर लोधी के बारे में, तो सिकंदर के साथ आपको फिरोज़ शाह तुगलक को भी याद करना है। अंतर सिर्फ कितना है कि सिकंदर लोधी ने गद्दी पर बैठने के पूर्व इनके दर्शन किए थे, और किंतु जो फिरोज़ शाह तुगलक था इसने जो है गद्दी प्राप्त करने के बाद सिंहासन पर बैठने के बाद यहाँ की जो है जियारत की थी। कहाँ पर?
अजोधन में बाबा गजे शकर का मकबरा है, वहाँ पर जाकर के इन्होंने क्या किया था, जियारत किया था। ओके, अगर हम मृत्यु की इनकी बात करते हैं सिकंदर लोदी की, तो मृत्यु इनकी हुई है 21 नवंबर 1517 ईस्वी में, और मृत्यु हुई है इनकी रोहिणी रोग से ग्रसित हो गए थे, इसी वजह से इनकी मृत्यु हो गई थी। ये रोहिणी रोग कौन सा होता है, तो गले में जो कैंसर हो जाता है उसको रोहिणी रोग के नाम से जाना जाता है। ओके, तो रोहिणी रोग से ग्रसित हो गए थे, इसी वजह से इनकी मृत्यु हो गई थी। और अगर इनके मकबरे की बात करते हैं तो इनका मकबरा कहाँ पर स्थित है, खैरपुर में स्थित है। ये खैरपुर कहाँ है, ये दिल्ली में है। ओके, तो आपसे अगर सिकंदर लोदी का मकबरा पूछता है, तो अगर बोलता है खैरपुर नाम नहीं देता है, दिल्ली नाम देता है, तो आपको चूज़ क्या करना है, दिल्ली चूज़ करना है। और पर्टिकुलर दिल्ली भी है और खैरपुर भी है, तो आपको सबसे पहले टिक किस में करना है, खैरपुर में टिक करना है। ओके, और ये जो सिकंदर लोदी था, इसकी एक और विशेषता थी कि इसकी जो माता थी वो क्या थी, वो हिंदू थी। ठीक है, यानी कि ये हिंदू माता की गर्भ से पैदा हुआ था। और बाकी पिता की बात तो आपको बताना ही नहीं है, पिता कौन थे, तो पिता थे बहलोल लोदी। ठीक है, अब अगर हम इनके समकालीन शासकों की बात करते हैं कि जब सिकंदर लोदी गद्दी पर आसीन थे तो इनके समकालीन शासक कौन थे, तो दो महत्वपूर्ण समकालीन शासक थे। पहले थे महमूद बेगड़ा जो कि गुजरात से शासन करते थे, और दूसरे थे राणा सांगा जो कि मेवाड़ के जो है राजा थे। ओके, तो ये दो महान हस्तियां थीं जो इनके समकालीन शासक के रूप में जाने जाते हैं। ये दो इनके समकालीन शासक थे, पहला था महमूद बेगड़ा और दूसरे कौन थे, दूसरे थे राणा सांगा। ओके, और इनका एक वजीर हुआ करता था मियाँ भुआ जो कि बहुत महत्वाकांक्षी था। ओके, और इसके साथ साथ में महत्वाकांक्षी होने के साथ साथ ये एक लेखक भी था। तो लेखकों की अगर बात करें वज़ीरों में, तो वज़ीर जो है इसका मियाँ भुआ होता था। इसने क्या किया था, इसकी बहुत बड़ी उपलब्धि थी, इसने जो है संस्कृत महाआयुर्वेद पुस्तक का फ़ारसी में अनुवाद किया है, और वो पुस्तक किस नाम से जानी जाती है, तो तिब्ब ए सिकंदरी या फरहंग ए सिकंदरी के नाम से जानी जाती है। ये वे बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये इसमें ट्रिपल स्टार लगा लीजिए। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन बहुत इम्पॉर्टेंट है और कई बार ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में देखने को मिला है। तो इसका वज़ीर कौन था, वज़ीर था मियाँ भुआ। इसने जो है क्या किया था, महाआयुर्वेद संस्कृत का एक ग्रंथ था महाआयुर्वेदिक, इस पुस्तक का इसने फ़ारसी में अनुवाद किया और उस पुस्तक का नाम क्या था, तिब्ब ए सिकंदरी या फरहंद ए सिकंदरी के नाम से जानते थे। ओके, अब इसके बाद में अगर हम बात करते हैं इसके अभियानों की, तो अभियानों में इस जो है जौनपुर अभियान बहुत इम्पॉर्टेंट अभियान था इसके लिए। तो आपने ये सुना होगा कि जौनपुर तो बहलोल लोदी ने भी जीता था, बिल्कुल जीता था, किंतु जौनपुर बहलोल लोदी ने जीता था, और जीतने के बाद जो जौनपुर का था विलय था वो दिल्ली सल्तनत में नहीं किया था। इसने जो है जौनपुर में अपने पुत्र बहलोल लोदी को वहाँ का शासक नियुक्त किया था, ना कि जौनपुर को जो है इसमें दिल्ली सल्तनत में मिलाया था। ठीक है, तो दिल्ली सल्तनत में जो मिलाने का काम किया था वो किसने किया था, इस सिकंदर शाह लोदी ने किया था। इसने अपने जौनपुर में जब ये अभियान करता है तो उस समय इसका भाई बारबक साहब वहाँ का शासन कर रहा होता है। ये जो है इस अभियान के अंतर्गत जौनपुर पर आक्रमण करता है और अपने भाई को इस गद्दी से उतार देता है, और यहाँ पर जो है जौनपुर का सिकंदर लोदी अपने समय पर यानी अपने समय में दिल्ली सल्तनत में क्या कर लेता है, विलय कर लेता है। ओके, इतनी बात क्लियर हुई ना। इसके अलावा इसने कौन कौन से क्षेत्र जीते थे, तो इसने जीते थे जब ये जौनपुर के लिए जा रहा था अभियान के लिए, तो जौनपुर अभियान से वापस आते समय दो जो है क्षेत्रों को जीता था। वो कौन सा था, बिहार और तिरहुत। यानी कि जौनपुर अभियान से वापस लौटते समय इसने बिहार और तिरहुत को जीता था, और इसके साथ साथ में इसने चंदेरी को भी विजिट किया था, धौलपुर को भी विजिट किया था, नागौर, अवंतगढ़ जैसे किलों को जो है इसने क्या किया था, जीता था। तो इतने सारे इसके क्या थे, अभियान थे। अब हम बात करते हैं
कि इसके कुछ सुधार भी थे, तो इसके सुधारों को हमने अलग अलग तरीके से बांटा है कि इसने राजनीतिक सुधार के अंतर्गत इसने क्या क्या किया, और आर्थिक सुधार में क्या किया, और धार्मिक परिवर्तन इसने क्या क्या किया। ठीक है, तो अगर हम इसके राजनीतिक सुधारों के बारे में बात करते हैं तो राजनीतिक सुधारों में इसने क्या किया था, अफगान भ्रातृत्ववाद की जगह इसने जो है तुर्की राजत्व में विश्वास किया था। बहलोल लोदी ने अफगान भ्रातृत्ववाद की स्थापना किया था ना, अपने सिंहासन अपने शासक बनने के दौरान इसने भ्रातृत्ववाद की भावना को पैदा किया था। इसने भ्रातृत्ववाद की भावना को हटा करके तुर्की राजस्व में इसको बहुत विश्वास था, इस पर उसको अपने राज्य में जो है क्या किया, लागू किया। प्लस इसके समय पर जो गुप्तचर प्रणाली थी ये बहुत सशक्त हुआ करती थी। क्या थी? गुप्तचर प्रणाली बहुत सशक्त थी, यानी कि गुप्तचर प्रणाली तो अलाउद्दीन खिलजी ने भी इनकी भी जो है बहुत मजबूत तरीके की थी। बलबन की भी जो गुप्तचर प्रणाली थी वो भी बहुत मजबूत थी, लेकिन उनसे भी कई गुना आगे जो सिकंदर लोदी की गुप्तचर प्रणाली थी उससे भी कई गुना आगे थी। ओके, अब हम बात करते हैं कि इसने जो है अपने समय में, यानी कि अपने सुल्तान होने के दौरान इसने राजस्थान में भी कंट्रोल किया। तो राजस्थान में उसने कंट्रोल करने के लिए इसने क्या किया था, राजस्थान को नियंत्रण रखने हेतु इसने क्या किया, व्यापारिक मार्गों की सुरक्षा के लिए इसने 1504 ईस्वी में आगरा शहर की स्थापना की। ठीक है, आगरा शहर की स्थापना की, और इसी के साथ साथ 1504 ईस्वी में आगरा शहर की स्थापना करता है, और जस्ट 2 साल बाद 1506 ईस्वी में जो है आगरा को दिल्ली सल्तनत की राजधानी घोषित करता है। ओके, तो दिल्ली सल्तनत की राजधानी आगरा को कब बनाता है, 1506 ईस्वी में, यानी स्थापना से 2 वर्ष बाद जो है आगरा को क्या बनाता है, दिल्ली सल्तनत की राजधानी बनाता है। ठीक है, तो ये इसके थे क्या, राजनीतिक सुधार। राजनीतिक सुधार के अंतर्गत क्या क्या हमने पढ़ा, हमने जाना भ्रातृत्ववाद के स्थान पर इसने क्या किया, तुर्की राजत्व में विश्वास किया। प्लस क्या किया, इसकी गुप्तचर प्रणाली बहुत उच्च कोटि की थी, और क्या था, राजस्थान पर नियंत्रण रखने हेतु इसने व्यापारों पर भी नियंत्रण रखने हेतु इसने क्या किया कि 1504 ईस्वी में आगरा शहर की स्थापना की, और इसके साथ साथ में 2 साल बाद 1506 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत की राजधानी आगरा को घोषित करता है। ओके, तो ये आएंगे किसके अंतर्गत, राजनीतिक सुधार के अंतर्गत। अब हम बात करेंगे कि इसके आर्थिक सुधार क्या क्या थे, तो आर्थिक सुधारों के बारे में भी हम आपसे चर्चा कर लेते हैं। आर्थिक सुधारों में जो है इसने क्या किया था, सबसे पहली चीज़ और महत्वपूर्ण चीज़ इसके लिए थी कि इसने लगान की फेहरिस्त तैयार करवाई थी। क्या किया था, लगान की फेहरिस्त तैयार करवाई थी। फेहरिस्त मतलब जो सूची थी कि कहाँ कहाँ से किस राज्य से कितनी लगान आई, किस क्षेत्र से नहीं आई, इसका इसने जो है क्या कराया था, सूची तैयार करवाई थी। और इसी आधार पर आगे चलकर मुग़ल काल में अफ़गान शासक आते हैं शेर शाह सूरी, इसी के द्वारा बनाए गए फेहरिस्त के आधार पर शेर शाह सूरी ने भी क्या तैयार करवाया, फेहरिस्त तैयार करवाई थी, इसी के फेहरिस्त को आधार बना करके। ठीक है, यानी कि इसकी फेहरिस्त को, इसके द्वारा बनाए गए नियम को फॉलो किसने किया था, शेर शाह सूरी ने। ओके, इसके बाद में इसकी सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि क्या थी आर्थिक क्षेत्र में, कि भूमि पैमाइश के लिए इसने गज-ए-सिकंदरी नामक पैमाना चलाया था, जो कि 1586 तक प्रचलन में रहा। 1586 मतलब 1586 का नाम लेते ही आपके मन में तुरंत आ जाना चाहिए कि इस समय अकबर था। ठीक है, अकबर का शासन था। तो 1586 ईस्वी तक, सोचिए कितना, काफ़ी लंबे समय तक चला इसके द्वारा बनाया गया पैमाना, जो कि गज-ए-सिकंदरी था। ये गज-ए-सिकंदरी अकबर के समय तक चला, 1586 ईस्वी तक चला। अब 1586 ईस्वी तक तो चला, लेकिन अकबर ने सोचा कि यार हमारा भी तो कुछ ना कुछ होना चाहिए ना मानक, हम दूसरे के मानक पर हम कब तक काम करते रहेंगे। तो इसी समय यानी कि 1586 ईस्वी में या इसी वर्ष अकबर ने जो है इस गज-ए-सिकंदरी की जगह इन्होंने क्या, गज-ए-इलाही को में जो है परिवर्तन कर दिया, यानी प्रवर्तन कर दिया।
यानी कि जो अभी तक गज ए सिकंदरी को मापक का पैमाना बना रखा था, तो अकबर ने 1586 में गज ए इलाही का जो है प्रवर्तन किया। और अगर पूछता है इन दोनों का अंतर, गज ए इलाही और गज ए सिकंदरी का अनुपात कितना था, अंतर कितना था, तो 39:41 का जो है क्या था, अंतर था। ठीक है, इसी में इस तरह से इसने क्या किया कि इसने जो है अकबर ने गज ए सिकंदरी की जगह गज ए इलाही का प्रवर्तन किया। और इसका मानक कितना रखा, अंतर कितना रखा, 39:41 रखा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, कई बार ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसमें जो है नोट पॉइंट कर लीजिए, VVIMP क्वेश्चन ये अक्सर पूछा जाता है यहाँ से। इसके बाद में इसने क्या किया था कि राज्य का हिसाब किताब रखने हेतु इसने लेखा प्रणाली प्रारंभ की थी। क्या किया था कि लेखा प्रणाली का मतलब कितना राज्य में आय हुआ और कितना राज्य द्वारा व्यय किया गया, इसका अनुमान लगाने के लिए इसने जो है लेखा प्रणाली प्रारंभ किया था। और इसने क्या किया था, तांबे का जो है टंका भी चलाया था अपने समय पर। किस चीज़ का, तांबे का टंका भी चलाया था। तो ये थी क्या, सिकंदर लोदी की आर्थिक उपलब्धियां। और क्या इसके पहले क्या पढ़ा, राजनीतिक उपलब्धियां पढ़ी। अब हम पढ़ने वाले हैं इसकी धार्मिक नीति कैसी थी। तो धार्मिक नीति की अगर हम बात करते हैं सिकंदर लोदी के बारे में, तो धार्मिक नीति में के लिए अगर हम बात करें तो धार्मिक रूप से ये हिंदुओं के लिए बहुत उदार नहीं था। इसने क्या किया था कि धार्मिक दृष्टि से उदार नहीं था। वो क्यों नहीं था, क्योंकि उसके समय पर थानेश्वर में हिंदुओं के लिए एक मेले का आयोजन किया जाता था, तो उसको इसने क्या किया, प्रतिबंधित करवा दिया। प्लस यमुना नदी के किनारे जो लोग मुंडन करवाते थे, यानी हिंदुओं द्वारा जो मुंडन करवाया जाता था, तो उस पर भी इसने प्रतिबंध लगा दिया था। किसने, सिकंदर लोदी ने। और क्या किया था, जजिया कर जो कि हटा दिया गया था, तो जजिया कर इसने पुनः लागू किया। और जो भी मुस्लिम नाई थे, तो उन नाइयों को इसने मना कर दिया था कि कोई भी मुस्लिम नाई किसी भी हिंदू के बाल नहीं काटेंगे और दाढ़ी नहीं बनाएंगे। इस पर भी इसने क्या किया था, प्रतिबंध लगा दिया था, सिर्फ और सिर्फ किसके, मुस्लिम नाइयों के लिए। ओके, यहाँ तक समझ में आया। अब इसके बाद में इसने सिया मुस्लिम जो थे, सिया मुस्लिम कौन होते हैं, यानी कि मुस्लिम में भी दो कैटेगरीज होती हैं, एक सिया होती हैं और एक सुन्नी होती हैं। तो जो सुन्नी मुस्लिम होते हैं तो वो उच्च कैटेगरी में आते हैं, और जो सिया होते हैं वो निम्न कैटेगरी में आते हैं। तो इस तरह से इसने क्या किया था कि इस तरह से इसने सिया मुस्लिमों को जो है ताजिया निकालने पर भी प्रतिबंध लगा दिया था। इसने सिया मुस्लिमों पर ये प्रतिबंध लगाया था कि जो भी सिया मुस्लिम हैं उनको जो है ताजिया निकालने का अधिकार नहीं है। ठीक है, और इसके साथ साथ में पीरों, फ़कीरों और मज़ारों पर जो महिलाएं जाती थी जियारत करने के लिए, तो उस पर भी प्रतिबंध लगा दिया था कि कोई भी महिला किसी भी फ़कीर की मज़ार में जो है जियारत करने के लिए नहीं जाएगी। इस पर महिलाओं पर क्या किया था, इसने प्रतिबंध लगा दिया था। और क्या था कि बहराइच में जो सूफ़ी सलार मसूद का उत्सव मनाया जाता था, तो उस पर भी इसने प्रतिबंध लगाया था कि ये जो उत्सव मनाया जा रहा है बहराइच में सूफ़ी सलार मसूद के लिए जो उत्सव मनाया जाता था, तो इस पर भी इसने क्या किया था, प्रतिबंध लगा दिया था। तो इस तरह से थे क्या, सिकंदर शाह लोदी के बारे में ये सारी जानकारी, और इसने सुधार कौन कौन से किए। ठीक है, अब कल जो बचा हुआ है, तो कल हम आपसे जो है सांस्कृतिक उपलब्धि के बारे में बात करेंगे, प्लस दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक या फिर लोदी वंश का अंतिम शासक। ठीक है, इसके बाद में हम पढ़ेंगे, जब ये सारा कुछ कंप्लीट कर लेंगे तो हम दिल्ली सल्तनत का जो प्रशासन था, प्रशासन है, उसके बारे में बात करेंगे। फिर इसके बाद में हम एंट्री करेंगे कहाँ पर, मुग़लों के टाइम पर। ठीक है, तो हम बाबर से स्टार्ट करेंगे, पहले कंप्लीट करते हैं दिल्ली सल्तनत का प्रशासन, फिर इसके बाद में मुग़लों के लिए हम एंट्री करते हैं। तो आज के लिए इतना ही। आज हम अपने लेक्चर को यहीं पर विराम देना चाहेंगे, और किंतु जब हमने अपना ये
वीडियो स्टार्ट किया था तो आपसे कहना भूल गए थे कि जो बच्चे आप लोग पहली बार हमारे चैनल को विज़िट कर रहे हैं तो आप सभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो जो भूल गए थे तो वो अब हम कह रहे हैं आपसे कि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करना ना भूलें। आप लोग कमेंट्स ज़रूर किया करिए, ठीक है। तो क्योंकि अगर जैसे कोई कमेंट्स करेंगे तो जो भी